वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों मेरा ये फैन फिक्शन यू एंड मी शेयर करने का मन अब कम होता जा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट क्योंकि मैं ये ऑलरेडी बहुत पहले स्टार्ट कर चुकी थी और मैं नहीं चाहती कि मैं इसे बीच में रोकूँ, तो इस वजह से आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे कंप्लीट करूँगी। लेकिन हाँ, मैं स्पीड बढ़ा दूँगी, मतलब मैं कुछ डायलॉग्स गायब कर दूँगी जो मैंने पहले से लिखे हुए थे। मैं अब थोड़ा नरेशन मोड में, कहते हैं नरेटिव वाला जो कैरेक्टर है उसे ज़्यादा प्ले करूँगी और थोड़ा सा इसे जल्दी एंड कर दूँगी, बस यही कहना चाह रही थी। एंड दूसरा, आज एक बर्ड है, पता नहीं कहाँ से मेरी विंडो पे आके बैठ गई है, तो पीछे बर्ड की साउंड जो आ रही है प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को अब सब फील हो गया है कि शायद वो जो वांगी के लिए फ़ील करता है वो सबसे अलग है, वो सबसे स्पेशल है। वो बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं है जो फीलिंग वो सोच रहा था, क्योंकि एक फ्रेंड के लिए जो आप फील करते हो वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो उसने वांगी के साथ उस केव में फ़ील किया वो सबसे अलग है। ये कुछ ऐसा है जो वो सिर्फ वांगी के लिए ही फील करता है। उसका आज तक मन नहीं करा, मुझे चाहे उसने वैंकिंग की तरफ अपना इंट्रैक्शन दिखाया था, वैंकिंग को लाइक करने की बात की थी, लेकिन उसका फिर भी कभी मन नहीं करा वैंकिंग को इस तरह से टच करने का या वैंकिंग के लिए वो थॉट लाने का जो उसको केव में आए। वो ये सारी बातें सोच रहा है। वांगी अभी इस समय बेहोश उसी के ये लोग रूम में आ गया, उस रूम के बेड पे है, तभी उसे होश में वैंकिंग लाती है जो पीछे से बोलती है, मी तुम स्ट्रेस मत लो, अब वांगी ठीक है, इनका फीवर भी उतर गया, जिसे जो सुन के इनको मन में खुशी होती है। तभी वैंकिंग की भी थोड़ा सा वीकनेस सी फील करती है, तो वो बोलती है कि उसे थोड़ा वीक फील हो रहा है। जनचा जो वैंकिंग और के साथ वहाँ पे था, वो वैंकिंग को लेके वहाँ से चला जाता है और विंग पहले वांगी को देखता है और फिर सोचता है कि क्यों ना वो एक बार फ्रेश हो जाए। वो ये सोच के अपने बाथरूम में चला जाता है। उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ा सा उस बारे में और डिटेल में सोचना चाहता था, इसलिए वो वांगी के सामने से चला जाता है ताकि वो अकेले में थोड़ा इस बारे में सोचे। पर जब वो अपने बाथरूम से बाहर आता है तो उसका आँख गुस्से में बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि वैंशु वांगी के पास बेड पे बैठा हुआ है और वो थोड़ा सा वांगी की तरफ झुका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो वांगी को ऑलमोस्ट किस करने वाला था। और ये देख के विंग के आंखों में आग आ जाती है, बहुत ज़ोर से चीख के बोलता है वैंजू। वो इतनी ज़ोर से चीखता है कि सिर्फ इस कक्ष में नहीं बल्कि बाहर जो गार्ड खड़े थे और बाहर जो बाकी लोग जैसे कि जिंजू शान, मेमिया और बाकी लोग जो थे उन्हें भी वो चीख आवाज़ आती है, तो वो भी उस रूम की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। जब विंग को अब उसे बेड की तरफ जाता है और वैंशु को ज़ोर से धक्का मार के नीचे गिरा देता है। अब वैंशु बेड पे मतलब नीचे पड़ा है बेड के पास, और वांगी की भी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसने भी उस चीख से इतनी ज़ोर से चीखा था कि उसकी भी आंखें खुल जाती है। वो भी बैठता है, अपने आप को बैठ के देखता है। अब वैंशु पहले खड़ा होता है, फिर अपने कपड़े झाड़ता है और अब अपने चेहरे पर एक गंदी सी कनिंग से स्माइल लेते हुए विंग के पास आता है। अब बोलता है अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो तुम्हें ही बता देता हूँ, आज से लांग वांगी मेरे कक्ष में रहेंगे। इस बात पे विंग को और जोर से गुस्सा आता है और वो चीख के बोला क्या बोला तुमने। इस बात पे वैंजू अब बिल्कुल विंग के सामने फेस टू फेस आके खड़ा हो जाता है। मैंने कहा आज से लांग वांगी मेरे कक्ष में रहेंगे। और थोड़ी सा वो विंग के कान की तरफ झुक के उसके कान में धीरे से बोलता है इतने दिन से तुमने इंजॉय किया, अब थोड़ा हम कर लेंगे। तुमने टेस्ट कर लिया, अब थोड़ा सा हम भी टेस्ट कर लेंगे। विंग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लांग वांगी के लिए इतना गलत सोचता है ये वैंजू, और वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए वो गुस्से में वैंजू की तलवार जो उसने अपने कमर में टांगी हुई थी उसे तुरंत उसकी म्यान से निकाल के वैंजू का गला काट देता है और धड़ाम करके वैंजू की डेड बॉडी ज़मीन पर गिर जाती है। ये देख के वांगी जो साइड में बेड पे बैठा था, उसकी अभी थोड़ी सी आंखें खुली थी, वो भी शॉक खड़ा हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो लोग जो बाहर विंग की चीख सुन के आवाज़ सुन के आ रहे थे उस रूम की तरफ, वो भी गेट पे खड़े होकर शॉक हो जाते। अब सामने वैंजू की डेड बॉडी पड़ी है फ्लोर पे और विंग के हाथ में उसकी एक तलवार है। इतना ही नहीं, विंग की आंखों में इतना गुस्सा है कि कोई भी उसके इस रूप को देख कर डर जाए। जब जिनजुशान ममिया ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो क्या करें, कैसे वो इस सिचुएशन को डील करें। लेकिन जो पीछे आ रहा वैंग चाओ था वो उसका गुस्से में बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो दौड़ के अपने भाई की
तरफ जाता है और उसका डेड बॉडी अपनी गोद में ले लेता है और गार्ड को बोलता है कि पकड़ लो इस विशान को। जब गार्ड विंग की तरफ आगे बढ़े थे तो मेम्या और जिन जुशान भी उस मौके का फ़ायदा उठाया, कुछ गार्ड्स की तलवार उनसे छीन लेते हैं और रांग वांगजी भी विंग के आगे खड़ा हो गया। इन शॉर्ट ये चारों अब विंग को मतलब तीनों विंग को सेव कर रहे हैं और विंग पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि अब तो वो वॉर जिसे वो रोकना चाह रहे थे, जिसे वो बहुत दिन से अवॉइड कर रहे थे, वो अब स्टार्ट होगी। इतना ही नहीं, जिन जुशान को भी लग रहा है और उसकी सिस्टर को भी लग रहा है कि जिस तरीके से ये लोग ये लोग क्लैंस के हायर हैं, इनसे इस तरीके से डील करें, इतना बुरा बिहेव करें, तो ये आम जनता को तो पता नहीं किस तरीके से डील करेंगे। तो वो भी इस क्लैन के अगेंस्ट लड़ना ही है, मूड बना चुके हैं। इसी कारण वो भी मतलब विंग के सपोर्ट में खड़े। वहीं जब ये चीख इस तरह से गार्ड दौड़ रहे थे तो वैंकिंग और अपने जंचा जो वापस जा रहे थे वैंकिंग के रूम में, वो भी आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं उसी रूम की तरफ। जब वो जाते हैं तो वो भी देखते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से ये चारों लड़ रहे हैं। मतलब जिंचा ये तो नहीं जानता क्या हुआ है, लेकिन उसने ये देखा है कि वैंचा और नीचे अपने भाई की डेड बॉडी गोद में लिए बैठे, वो भी तुरंत अपने भाई को सेव करने के लिए उसके आगे आ जाता है। वहीं वैंकिंग समझ चुकी है कि यहाँ पे अब बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, अगर ये लोग यहाँ रहे तो या तो ये सारे मारे जाएंगे या क्या होगा पता नहीं, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सके। एक तरह से भाग दौड़ी हो गई, ये लोग अपनी तलवारों से उन लोगों को लड़ रहे हैं, गार्ड्स बीच में आ रहे हैं। वहीं वेंचाओ अपने भाई की डेड बॉडी के पास ही बैठा हुआ है। अच्छी खासी भाग दौड़ हो गई है, जहाँ एक तरफ से ये वॉर एक ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, वहीं दूसरी तरफ रांग वांगजी को विंग बोलता है कि वो इस समय इस मौके का फ़ायदा उठा के नी हुसैन और नी मिंजो के साथ यहाँ से निकल जाए। पर विंग की बात सुन के रांग वांगजी इस बात के अगेंस्ट करना चाहता है, लेकिन विंग उसे समझाता है कि ये मौका इसे दोबारा नहीं मिलेगा। इस समय पूरा क्लैन इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, सबका ध्यान इन लोगों के ऊपर है, तो इस समय कोई भी नी मिंजो के सेल के आसपास नहीं होगा और ये बहुत अच्छा मौका है नी मिंजो और नी हुसैन के साथ निकलने का। क्या उसे अपने अंकल और ब्रदर की चिंता नहीं है? अगर उसे एक चांस मिल रहा है अपने क्लैन अपने अंकल और ब्रदर को सेव करने का, तो उसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। विंग वांगजी को बड़े प्यार से समझाता है और वांगजी ये चीज़ समझता भी है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी बेमन से ही यहाँ से अपने अंकल और क्लैन के मारे नी मिंजो और नी हुसैन के साथ यहाँ से निकल जाता है। वहीं बाकी लोग भी इस वैन क्लैन से निकल रहे हैं। वो ऑलमोस्ट इस वैन क्लैन से निकल ही गए थे, लेकिन जंचा फंस जाता है जब उसे वैन ज़ुलियो पकड़ लेता है। वैसे तो जिन जुशान और मेम्या को छोड़ने के बाद विंग जब अपने भाई के पास आता है तो देखता है कि जंचा को कहीं वैन ज़ुलियो ले जा चुका है। वो वैंकिंग से हेल्प मांगता है। वैंकिंग भी जो जंचा को बहुत प्यार करती है, वो भी जंचा के मारे विंग की मदद करती है और विंग और वो मिल के जंचा को उस वैन ज़ुलियो की जहाँ वैंजो ने उसे बांधा हुआ टॉर्चर करा था उस जगह से ले जाते हैं। इस खबर की सारे क्लैंस में न्यूज़ हो गई कि अब सारे क्लैंस ऑलमोस्ट हायर्स जो हैं वो वहाँ पे लड़े थे और ये वैंजो की डेथ हो गई है, तो एक वॉर होगी। वहीं जियांग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि जिन हायर्स तो पहुंच गए हैं वापस अपनी जगह, लेकिन जियांग्स के वीवुशान और मतलब जंचा कहाँ पर है अभी किसी को नहीं पता, तो इसी कारण वो लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं। वहीं जंचा को लेके विंग वैनकिंग और वैनिंग अब उस एक वी क्लैन के बॉर्डर पे बने हुए उस एक क्वार्टर में गए हैं, जो क्वार्टर कभी उनके पेरेंट्स का था। जब उनके पेरेंट्स कभी कभी वेकेशन पे बाहर जाते थे तब वो इस में रुकते थे। वहाँ पे वैंकिंग विंग को बताती है कि जंचा की कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वेंजुलियो ने उसे टॉर्चर किया और उसकी कोर डिस्ट्रॉय करी। ये बात सुनने के बाद विंग को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक सा आ जाता है। उसे तो यकीन नहीं होता कि उसके भाई के साथ ये क्या हो गया। उसे लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ है। काश वो थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करके वेंजू को किसी और तरीके से डील करता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काश वो कुछ और तरीका सोचता, किसी और तरीके से सबको बचाता। वो इस चीज़ के लिए खुद को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। तभी वो एकदम से वैंकिंग के आगे पास आता है और बोलता है कि तुम जंचा को जब तक होश आए उससे पहले ही मेरी कोर उसके साथ एक्सचेंज कर दो। इस बात पे वैंकिंग और वैनिंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर विंग को देख के बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने कभी ऐसा सुना है? हाँ, मैंने ऐसा सुना भी है और मुझे पता है ये तुम्हें आता भी है। मैंने लैंड क्लैन में तुमसे एक बार अपने भाई से इस बारे में बात करते हुए सुना था। इसी कारण मैं जानता हूँ तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना पड़ेगा मेरे भाई के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हें भी बहुत दुख हुआ है जंचा के साथ जो हुआ है उसके बाद, मैं जानता हूँ
जंचा को जब होश आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी कोर नहीं है तो वो जी नहीं पाएगा। उसके लिए उसका क्लैन संभालना उसका सबसे बड़ा ड्रीम है, और अगर बिना कोर के वो कैसे अपने क्लैन को संभालेगा ये सोचो। तुम्हें ये करना पड़ेगा। विंग बहुत कन्विंस करता है वैंकिंग भी, जो भी शायद आप जंचा को बहुत पसंद करने लगी है। उसे भी लगता है कि ये बात सच है, क्योंकि जब भी वो जंचा से बात करते तो जंचा के अंदर वो कल्टिवेटर बनने की जो खुशी है वो चीज़ दिखती है, और अगर वो उसकी कोर चली जाएगी तो वो कैसे कल्टिवेशन करेगा। तो इस वजह से वो भी विंग के साथ इस बात के लिए मान जाती है। विंग और वैंकिंग मिलके बिना जंचा के होश में आए उसकी कोर विंग के कोर से बदल देते हैं, जिसके कारण अभी किसी को नहीं पता कि जंचा की कोर कभी डिस्ट्रॉय हुई थी। और क्योंकि अब ये बात जिन्हें पता थी वो ये तीनों थे, और ये तीनों आपस में वादा करते हैं कि बात कभी भी जंचा के आगे या किसी और के आगे नहीं लाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को करीबन 1 हफ्ते हो जाते हैं। वहीं 1 हफ्ते से जियांग क्लैन में का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वैन क्लैन ने पूरी फौज जियांग क्लैन के आगे लगा दी है। वैसे तो लैन क्लैन का और नी क्लैन का भी कुछ ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है, लेकिन फिर भी जियांग क्लैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उनके हायर का है उन्हें अभी तक नहीं पता। और ऊपर से ये पूरी की पूरी एक तरीके से सेना उनके गेट के बाहर खड़ी हुई है, जो कभी भी किसी भी मौके में इनके पूरे क्लैन को बर्बाद करने का मौका चांस चाह रही है। वहीं लैन क्लैन में लैन कुरैन उस ठंडी गुफा में पहुंच गए थे। उन्होंने अपने शिष्य को भी बचा लिया था, और वो वहाँ अभी उसी ठंडी गुफा में है। जब नी मिंजो और नी हुसैन को लेके लान बांगजी वहाँ पहुँचता है तो उससे अपने अंकल मिलते हैं। इतना ही नहीं, लान शिचैन भी सेफ हो गए थे। उनकी मदद किसी खास इंसान ने की थी। वैसे वो खास इंसान नी मिंजो उसे जानते हैं, और उसे भरोसा नहीं है नी मिंजो को कि एक इंसान कैसे ऐसी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो क्या करें, क्योंकि शिचैन की मदद करने वाला वही इंसान है जो मिंगियाओ है। तो इस वजह से वो भी कुछ अभी कह नहीं रहे। वो खुश हैं कि शिचैन ठीक है, उनके दोस्त ठीक है। ये सब लोग अब इकट्ठे होते हैं और एक आपस में डिस्कस करते हैं कि उन्हें वैन क्लैन के अगेंस्ट अब फुल फ्लैश वॉर करनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जंचा को भी फाइनली अब होश आ गया, लेकिन होश में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है विंग से। वो विंग से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि विंग ने गुस्से में आके कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, जिसके कारण अब उसका पूरा क्लैन सफ़र करेगा। और उसकी बात सही भी है, क्योंकि सचमुच में जियांग्स बहुत ज़्यादा परेशान है। विंग और जंचा बहुत छुपा के वाटर रूट के थ्रू अपने क्लैन में पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरीके से वैन चाओ उसके मतलब उनके क्लैन के जो महल है लोटस पेयर में घुस चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके अंकल और उनकी आंटी को घुटनों पे बैठा रखा है। ये लोग ऊपर से छुप के देख रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि किसी वजह से जन फैमिया ने पहले ही यानली को जिन क्लैन भेज दिया था, क्योंकि और जब जिन क्लैन से ये संदेश आया था कि वहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई है, तो मैडम जिन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो यानली को यहाँ भेज दें, क्योंकि अभी जिन क्लैन और वैन क्लैन आपस में एक दूसरे से संधि करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस कारण वो यानली वहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेगी, क्योंकि जियांग्स के अगेंस्ट वो बहुत गुस्सा है, क्योंकि विवुशा ने वैनजू को जो मार दिया है। इस वजह से ये मैडम ने जिनने रिक्वेस्ट की थी और मैडम यू ने और जैन फैमिली ने ये चीज़ सही भी सोच कर उनसे भेज दिया था। तो यहाँ पे अंकल यू मतलब मैडम यू और अंकल दोनों नीचे बैठे हुए हैं ज़मीन पे घुटनों के बल, और वैन चाओ सामने बैठा हुआ है। वैन चाओ ने मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, उन्हें टॉर्चर करा हुआ है। उनके ये दूर से देख कर कोई बता सकता है। वहीं विंग और जंचा को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। जंचा बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जा रहा है, लेकिन विंग उसे पकड़ रहा है। विंग जो पहले से बहुत कमज़ोर है, क्योंकि उसकी गोल्डन कोर उससे जा चुकी है, और वहीं जंचा भी ज़्यादा कुछ अच्छी हालत में नहीं है। वो दोनों भी कुछ करना भी चाहेंगे तो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तभी वो इनसे पहले दोनों कुछ देखे उन्हें धड़ाम से एक आवाज़ आती है, जैसे किसी ने किसी को मारा हो। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से मतलब जैन फैमिया की गर्दन कट गई है और मैडम यू साइड में बैठी हुई हैं। ये देखने के बाद जंचा और विंग दौड़े वहाँ जाते हैं। विंग को और वहाँ जंचा को वहाँ देख के जंचा को बहुत गुस्सा आ जाता है। जंचा बोलता है तो आखिरकार तुम आ ही गए, विवुशा तुम फाइनली हमें मिल ही गए। तुमने मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को मार दूंगा। इस बात पे मैं मैडम यू और जंचा जो अब अंकल फैमिया की डेड बॉडी के पास है, वो अपने होश में नहीं है, लेकिन विंग जो अपने थोड़ा सा समझ रहा है कि सिचुएशन क्या है, वो अपने जगह से आगे घुटनों के बल जंचा के पास बैठता है। अब बोलता है कि हाँ मैं हूँ तुम्हारा गुनहगार, तुम मुझे मारो। ये लोग तो मेरे कुछ भी नहीं हैं, ये तो एडॉप्टेड थे। इन्होंने से तो यहाँ तो मैं सिर्फ इन्होंने मुझे कुछ पाला ही तो है। इनकी मेरे मन में इनके लिए कोई प्यार नहीं है, और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो, वरना मैं ऐसा करता थोड़ी। मेरे लिए जिसके मन में प्यार है वो सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है।
तो तुम्हें सज़ा देनी है तो मुझे दो। इस बात पे मैडम यू और जनचा घूर घूर के विंग को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि विंग जो कह रहा है वो सच है। वो बेवकूफ़, क्योंकि इस समय गुस्से में है विंग पे, थोड़ा सा जेलस भी हैं, नॉट जेलस सॉरी सैड भी हैं। तो वो विंग की इन बातों पे भरोसा करें। विंग जो चाह रहा है कि किसी तरह से वेंचॉक का ध्यान सिर्फ उस पर रुक जाए और अंकल और मतलब ये आंटी यू और जनचा बच जाए, वो ये ऐसे बोलता है। वेंचॉक भी इस बात को सोच के उसे वहाँ से ले जाता है, ये सोच के कि वो इतनी आसानी से इसे नहीं मारेगा बल्कि इसे बुरी तरह से टॉर्चर करेगा। वहीं मैडम यू ने भी गुस्से में विंग को अपनी जगह से उठ के ध्यान से पीटना शुरू कर दिया था, जिससे जनचा को बड़ी ये वेंचॉक को बड़ी खुशी हुई थी। उसे लगा था कि शायद मैडम यू और सचमुच में इस इंसान से बहुत नफरत करती हैं, क्योंकि उसकी वजह से विंग ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था, मरने वाले कगार पे आ गया था। इतनी बुरी तरह से मैडम यू ने उसे पीटा है। तो वो इस घायल विंग को अपने साथ ही ले जाता है। घायल विंग अब वैन क्लैन में है और जनचा बहुत ज़्यादा गुस्से में है वैन क्लैन के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उसके पेरेंट मतलब उसके फादर को मार दिया। वो भी जब नी मुंजे का उस जियांग्स में लेटर आता है तो वो भी अग्री करता है कि वो भी इस वॉर में पार्ट लेगा। इतना ही नहीं, वो तो पूरे वैन क्लैन से अब नफरत करने लग गया, क्योंकि उसकी वजह से उसके पूरे क्लैन की बर्बादी हुई, उसका फादर की डेथ हुई। वो सारे क्लैन को उसका जिम्मेदार मानता है, लोगों के मरने का वो वैन क्लैन को जिम्मेदार मानता है, जैसे बाकी सब लोग मानते हैं। ये सब लोग अब वॉर करें। विंग कहाँ है अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि सबको ये पता है कि वेंचॉ उसे अपने साथ ले गया था और वो बहुत मरने वाली हालत में था। विंग के साथ और ज़्यादा टॉर्चर हुआ। वेंचॉ ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा, उसे जलाया, उसके साथ उसकी आयरन को मतलब वो आयरन वाले से विंग जिसके पास अपनी गोल्डन कोइन थी, तो उसके जख्म अब हील भी नहीं हो रहे थे, तो उसकी एकदम मरने वाली हालत हो जाती है। तब उसकी मिस्ट्रेस आइडिया देती है कि क्यों ना इसे बुरे माउंटेन में फेंक दिया जाए, वहाँ खुद मर जाएगा, या ऐसे भी इसमें जान तो बची है। उसे कुछ माउंटेन में फेंक के ये लोग बड़े आराम से हैं। वहीं दूसरी तरफ सब लोग पूरा क्लैन पूरा नी क्लैन, जियांग्स और जिन क्लैन अब पूरी तरह से फ्रेंड्स के अगेंस्ट वॉर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, करीबन 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए इस वॉर को लगातार करते हुए। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई भी इस वैन क्लैन को, खासकर वैन रोहन को मार नहीं पाया, क्योंकि उसका रीज़न ये है इन आयरन अभी भी वैन रोहन के पास है, जो मोस्ट पावरफुल वेपन है इस समय इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का। तो उसे हराना इतना आसान नहीं है। उसकी ये कॉप्स वाली जो आर्मी है, इसे बहुत मुश्किलों से ये लोग टैकल कर रहे हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी इसे सही से हरा नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनचा इतना गुस्से में है, उसने अब तक विंग के अगेंस्ट उसकी माँ उसे और भड़काई जा रही है मैडम यू कि 3 महीने से विंग कहाँ है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही उसने जानने की कोशिश करी। अगर कोई है जिसे सचमुच में विंग की बहुत फिक्र है और जो इन 3 महीने में इस वॉर के साथ साथ हर जगह विंग को ढूंढ रहा है, तो वो है लांग वांग जी ने पूरी जान लगा रखी है विंग को ढूंढने में। विंग कहाँ है, किस समय, किस जगह, किसी तरह पता करने, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, अब उसका सबसे पहला टारगेट है किसी तरह से वेंचॉ को पकड़ना, क्योंकि लास्ट टाइम विंग को वेंचॉ ही लेके गया था, तो वो उसका टारगेट है कि वेंचॉ को पकड़े और वेंचॉ से पता लगाए कि विंग कहाँ है। इसी वजह से आजकल वो वेंचॉ की हर मोमेंट पे ट्रैक कर रहा है। जैसे वेंचॉ हमेशा वैनजुलियो के साथ रहता है, ये वैन रोहन का वैनजुलियो को ऑर्डर है, क्योंकि उसका एक बेटा ऑलरेडी मर चुका है और दूसरा बेटा वो इस तरीके से गंवाना नहीं चाहता। वहीं वेंचॉ का बहुत बुरा हाल है, कुछ चीज़ है जो उसे बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है। वो कोशिश भी कर रहा है कि वो चीज़ क्या है उसका पता लगा सके, पर कोई उसे बता नहीं कर रहा। बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत के बाद खास आज वेंचॉ एक इनमें रुका हुआ है पास, मतलब किसान के पास में एक छोटे सी जगह के एक इन में रुका हुआ है, जिसकी खबर वांग जी को मिली है। वांग जी वहाँ जा रहे हैं, तभी उसकी मदद के लिए लान शिचैन और नीमिन जो आते हैं, वो लोग भी वांग जी के साथ वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वैसे तो वांग जी अकेला भी, क्योंकि वो इतने दिन से कल्टिवेशन पावर भी अपनी बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी बन गया है, और उसने अपना वेपन्स भी इन लोगों ने किसान में अटैक करके वापस ले लिए थे। तो इनके पास इनके स्पिरिचुअल वेपन, यानी उसके पास उसके बेचैन भी है तो और गुचिन भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि मार नहीं सकता वेंचॉ को अकेले, लेकिन उन्हें पता है कि साथ में वेंजुलियो भी है, तो वो इसलिए भी वो लोग उसके साथ जा रहे हैं। ये तीनों उसी इनके पास पहुँच, तो देखते हैं कि ऑलरेडी इस पूरे के पूरे शहर को किसी नेगेटिव एनर्जी या कह सकते हैं डोमेनिक कल्टीवेशन के थ्रू मार दिया गया है। सारे सैनिक मरे हुए खुद ब खुद इस तरीके से मारा गया है जैसे उन्होंने खुद को खुद ही हार्म करा हो, एक दूसरे को खुद ही मारा हो। ये देख के वो लोग बहुत शॉक्ड हैं कि ऐसी स्ट्रॉन्ग डार्क कल्टीवेशन कौन कर सकता है। ये डार्क कल्टीवेशन के ही मेथड लग रहा है, लेकिन ये कर कौन सकता है। अभी तक इनकी नज़रों में सबसे बड़ा अभी इस समय जो डार्क कल्टीवेशन
मोटिवेशन यूज़ कर रहा है वो रोहान है, तो वैनरॉन खुद तो अपनी सिपाहियों को तो नहीं मार सकता, वो ये सोच रहे हैं। उनके इस सोच में वो लोग अंदर जाते हैं तो सुनते हैं कि एक इंसान की चीखने की आवाज़ है। वो अपने तीनों अपनी शॉट पे उड़ के उस इनके टॉप पे जाते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा ओपन करके देखते हैं कि नीचे वेंचाओ अब अपने हाथों से छुपा के चियोर जैसे से चीख रहा है। वहीं वेंजू लियो उस रूम के अंदर आता है और बोलता है कि क्या हुआ, आप किससे डर हो? कह रहे उसे वो आ गया, वो सबको मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। ये लोग एकदम से शॉक्ड हैं कि इतना डर वैन चाओ को, किससे है इतना डर वैन चाओ को? तो उनके इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में एक पर्सन देते हैं जो ब्लैक कलर के ब्लैक रोब में है और उसके हाथ में एक फ्लूट है, जिस फ्लूट की आवाज़ से ही ऑलमोस्ट वैन चाओ की और बुरी हालत हो रही है। फैन फिक्शन यही रुकता है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कौन है ये ब्लैक रोब में। कल के पार्ट पे मैं और एक्सप्लेन करूँगी। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा यही तरीका आपको ठीक लग रहा है कि ऐसे ही मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँ, या जो मेरा पुरानी टेक्निक है जिसमें मैं थोड़े थोड़े डायलॉग्स भी बीच में डालती हूँ वो वाले टेक्निक ज़्यादा बेटर है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ मैं सिर्फ यू एंड मी में इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि इसके व्यूज़ कम हो रहे हैं और मुझे अपनी स्टोरी ख़त्म ही करनी है। जहाँ मेरे इसके 15 पार्ट थे पहले, आई थिंक अब 10 में मैं इसे फिनिश कर दूँगी। इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ एक्सप्लेन। ये भी मैं बता देती हूँ। कमेंट में बताइएगा कैसा आइडिया लगा आपको। थैंक यू।